कि एक क्वेश्चन भी आपकी रैंक 100, 200, 500, 1000 तक चेंज कर सकता है। इवन 2022 2022 वन ऑफ द टफेस्ट, इवन उसमें भी जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस एकदम ही आसान थे। क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। टफ पेपर होगा तो बहुत फायदा हो सकता है, प्रोवाइडेड जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। 2017 के स्टूडेंट ने यही गलती करी। एग्जाम अब सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट पे नहीं डिपेंड कर रही है। आप एक्सेप्शनल रैंक के साथ आ सकते हो, जो आज आपका परफॉर्मेंस उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। अब उपनिषद सर, अंकित सर ने बहुत सारी चीजें बता दी, तो कुछ बहुत कम ही चीजें बचती हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ बात करेंगे, लेकिन जैसे अभी आप इस सेशन को क्यों सुन रहे हो, आपको क्या लगता है? कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि आज अगर 20% आ रहे हैं तो इस सेशन के बाद 80 आने लग जाएंगे? ये तो नहीं मान के आए हो ना, पक्का ना? तो बस हम इतना ही, इससे जो आउटपुट आप मान के चलोगे वो यही मान के चलना कि हो सकता है इस पूरे सेशन से हमारा एक क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाए। अगर आप एक क्वेश्चन भी आज की जो कुछ बातें हैं उनको ध्यान रखकर उस दिन एग्जाम में चेंज कर पाए, तो मैं बहुत बार बोलता हूं कि एक क्वेश्चन भी आपकी रैंक 100, 200, 500, 1000 तक चेंज कर सकता है। तो बस आप इसी तरह से सोच के सुनना आज जो भी सर ने बताया है और जो मैं बोलूंगा, कि अगर आप एक क्वेश्चन में भी डिफरेंस ले आओगे तो हमारे लिए तो वही इस सेशन की सक्सेस है। सर ने बहुत सारी चीजें बताई, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं क्लास में पढ़ाता भी तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है वो ये कि कौन कितना स्मार्ट है क्वेश्चन सिलेक्शन में। आप अभी मैंने उसमें क्लास में बैठा स्टूडेंट, उसकी मदर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको ये बोला कि इनके साथ होता क्या है, इनके सामने जो पहला क्वेश्चन आता है ना, ये उस पर भिड़ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। आपको ये आदत बदलनी हो। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी लास्ट पेपर दिया और पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया? पहला नहीं किया था, भले ही वो आसान हो, पर इंटेंशनली इसको छोड़ा। ये आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये लगने लग जाता है कि जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है वही सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी। सर ने क्या बोला, उपनिषद सर ने भी क्या बोला ना, कि अब हमारे लिए उस चीज का ईगो का सवाल नहीं होना चाहिए कि ये तो मुझसे बनना ही चाहिए। अब तो ये पॉइंट है ही नहीं। अब तो इंपॉर्टेंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनने चाहिए हमसे। वो सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन, वो नहीं, वो बने या ना बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सर ने कहा मैथ्स फिजिक्स में अगर 18 में से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो मैं मैथ्स में कहूंगा चलो 18 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकते हो। इवन 2022 2022 वन ऑफ द टफेस्ट, मतलब मैं अगर टॉप 2 रैंक करूं तो उसमें से एक वो पेपर होगा, या टॉप पे भी हो सकता है जो लास्ट ईयर मैथ्स पूछा गया है। इवन उसमें भी जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस एकदम ही आसान थे। किसी ने अगर वो क्वेश्चन दिया हो जिसमें एक फंक्शन था और एक उसका इनवर्स का इंटीग्रेशन का सम पूछा था, कोई वो देखे और तुरंत आंसर लगा सकता है। तो पॉइंट यही है कि आप में से कौन ये देख लेता है। नहीं तो ऐसा भी क्वेश्चन था उसमें जिसमें आप आधी घंटा लगा दो तो भी शायद उसके रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो इतना कैलकुलेटिव था। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए तो भी वो बहुत कैलकुलेटिव था। तो पॉइंट हो चुका है। अब आपको जो सबसे पहले, और प्लीज आप ये अपने जहां भी आप बैठते हो पढ़ने के लिए वहां लिख कर रखना है ना, प्लीज ये लिख कर रखना, क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब ये आदत डालना शुरू करो पेपर्स में कि आप पहले क्वेश्चन को छोड़ दो, मत देखो। आपको ये लगना चाहिए कि पहला क्वेश्चन हमेशा करना जरूरी नहीं है। हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा उस पहले के कॉस्ट पे छूट जाए हमारे। बहुत बार बच्चों ने मुझसे कहा है कि सर बाद में हमने देखा वो 6 तो इतने आसान थे और हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, हमने छूट ही गए हमारे क्वेश्चन। आज ही मुझसे किसी ने एक पेपर दिया, किसी बच्चे ने, उसने कहा कि सर इतने अटेम्प्ट ही नहीं हुए, टाइम ही बहुत कम दिया। तो कारण यही हो जाता है, हम गलत क्वेश्चंस में फंस जाते हैं और टाइम नहीं बचता है ना। तो ऑब्वियसली अगर आपको वही एकदम ही टॉप पे जाना है, अंडर 10, अंडर 20 ऐसी रैंक, अंडर 50 चाहिए, तो सब करने होंगे, सब मतलब बहुत करने होंगे। लेकिन आप जानते हो कि अगर 500 की रेंज तक जाना है तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मिल जाएंगे और आपको 500 लाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लास्ट ईयर टॉप 500 कितने पे गई है? 207 नंबर थे आउट ऑफ 360। तो आप देख लो 50-60 पर 55% के अराउंड कुछ बन रहा है। इतने कम परसेंट पे भी 328 रैंक थी यशवंत की। तो कितना आसान हो सकता है, 207 नंबर लाना है। आप अगर सब्जेक्ट वाइज काउंट करना शुरू करो,
कोई आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो, उसमें 100 ले आओ, बचे हुए में दोनों में मिलाकर आपको 110 नंबर लाने। तो टफ पेपर होगा तो बहुत फायदा हो सकता है, प्रोवाइडेड जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। पर टफ पेपर हो, अगर आप ये स्निफ कर जाओ कि पेपर सच में बहुत टफ है, तो बस अपने दिमाग, अपने प्रोसेसर को एक ही तरफ ले जाना कि आसान क्वेश्चन ढूंढ लूं बस। सबसे बड़ी गड़बड़ होती है टफ पेपर में, स्टूडेंट घबरा जाता है और वो फिर कोई भी रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता है। बी डमन टेकचंदानी, 2016 की बात है, समझ में आ गया था पेपर बहुत अच्छा है, उसको समझ में आ गया तो उसने एक ही काम किया, पहले तो आसान क्वेश्चन सारे ढूंढ लिए फटाफट, और मल्टीपल क्वेश्चंस में उसने क्या किया, पार्शियल मार्किंग गेन करी बजाय पूरा सॉल्व करने के। 2017 के स्टूडेंट ने यही गलती करी, उसने हर क्वेश्चन सारे मल्टीपल अटेम्प्ट कर लिए और जितने उसको लग रहे थे सब लगा दिए, और उसके मल्टीपल में कई क्वेश्चंस गलत हो गए। अगर वो एक एक ऑप्शन जो उसको लग रहा था कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, वो नहीं लगाता तो उसके मार्क्स बहुत ज्यादा होते। तो अगर आप ये समझ जाओ पेपर देखते से कि बहुत ही जबरदस्त लेवल है, तो बस अपने दिमाग को ये समझा लेना कि मुझे तो कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, ढूंढ लूं मैं ऐसे जो बहुत आसान है, क्योंकि विश्वास मानो 90% से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो वो पेपर देख के डर जाएंगे और वो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। देख, ध्यान रखना अगले जो भी पेपर दे रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये पेपर का लेवल इतना है, तो आपको अब ढूंढना शुरू कर देना चाहिए कि ये क्वेश्चंस पहले करना है। बी वेरी स्मार्ट। एग्जाम अब सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट पे नहीं डिपेंड कर रही है। कई क्वेश्चन आप खुद ही बोलते हैं ना कि सर ये पूरा पेपर तो आता ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है हमें जो नहीं आ रहा, फिर क्या हो जाता है उस समय। तो बस इस एक ही पॉइंट, पूरे सेशन का जो सबसे बड़ा क्रक्स होगा ना, वो यही होगा, क्योंकि इतने समय में हम जो अब एक सबसे बेस्ट चीज आपको अभी और इंटेंसिटी से सिखा सकते हैं, वो ये कि अगर आपने उस दिन सही क्वेश्चंस ढूंढ लिए जो आपको पेपर में करना है, आप एक्सेप्शनल रैंक के साथ आ सकते हो। जो आज आपका परफॉर्मेंस उससे कई बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। ठीक है, तो जैसे सर ने कहा था ना कि टफनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, और सबके लिए टफ है, और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपका फायदा ही होना है उससे, है ना। तो इस बात को पेपर में अप्लाई करो। देखो आप ये सोचोगे उस दिन में जाके ऐसा करूंगा, सर ने क्या कहा ना कि अगर हम स्ट्रैटेजी लेते हैं, भाड़ में गई, पेपर शुरू होता है और सारी स्ट्रैटेजी गई, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फिजिक्स करने में 1 घंटे लग गया, 1.5 घंटा, मैथ्स के लिए बचे 30 मिनट, जो सब्जेक्ट 1.5 घंटा मांगता उसके लिए बचे 30 मिनट, सारी स्ट्रैटेजी गई। तो वो स्ट्रैटेजी तभी अप्लाई होगी जब आज से आप जितने पेपर्स दे, उन सारे पेपर्स में या पेपर्स में आप एटलीस्ट 3-4 पेपर तो अभी और देने वाले हो, आपका शायद 2014 आपको और देना होगा, अभी जो भी जितने भी आपको लगता है जो पिछले सालों के बचे हुए पेपर्स है, अब उनमें ये सारी चीजें अप्लाई करके देखोगे अभी, और आपको तभी उस दिन ये याद रहेगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं, है ना। नेक्स्ट, हाँ, ये मैंने हमेशा कहा है, ये मैंने हमेशा कहा है। आज ही वो पेपर लेके आया था 15 वाला, उसमें एक डिटर्मिनेंट था, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी थी। अगर आप उसको डिटर्मिनेंट को यूजुअल तरीके से सॉल्व करो, आपको मिनिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। पर अगर आपको वो डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट रिजल्ट याद है, सबको याद होगा a1 माइनस b1 होल स्क्वायर, a1 माइनस b2 होल स्क्वायर वाला डिटर्मिनेंट, अगर आपने उसका रिजल्ट याद रखा है तो जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड या 1 मिनट आप सॉल्व कर सकते हो, इतना आसान हो सकता है। तो कोशिश करो जितने रिजल्ट्स मैथ्स के साथ, तो मैं कहता हूं जितने, नॉट इन मैथ्स, इवन इन फिजिक्स भी ये ट्रू होगा, आप मैक्सिमम रिजल्ट्स याद कर लो। आप ये मत सोचो कि हम उस समय कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी याद करवाएंगे। 2016 का एडवांस का पेपर हुआ, अनंत तायल मेरे पास आया, सर वो आपकी आइडेंटिटी 1/sin A sin B वाली जो थी ना, वो एज इट इज क्वेश्चन था उसमें, जबकि 1/sin A sin B आपको किसी बुक में आइडेंटिटी थोड़ी मिलती है। तो वो तो मैंने ऐसा बना दिया कि हम बहुत सारी चीजों को रिजल्ट की तरह याद रख लें। आप जितने ज्यादा रिजल्ट याद करोगे उसके दो फायदे, एक तो टाइम तो बचाता ही बचाता है, दूसरी चीज आपको पहली स्टेप में अप्रोच समझ में आ जाती है
कि इस अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। तो इन आखिरी दिनों में जब आप मैथ्स में स्पेशली कॉपी रिवाइज कर रहे हो तो आपको वो सारे रिजल्ट जो आपको ऐसा लगता है कि जो जनरल रिजल्ट्स नहीं है, जैसे मैंने कहा ना 1/sin A sin B की आइडेंटिटी जनरल नहीं है, sin ऑफ A माइनस बी को थोड़ी याद करने बैठोगे आप वापस, वो तो आपको याद है, पर 1/sin A sin B की आइडेंटिटी हो गई है ना, या फिर जैसे मैंने बताया sin π/n sin 2π/n ऐसे इनका प्रोडक्ट हो गया। ये रिजल्ट जो आपने कम याद कर रखे हैं इन्हें कहीं एक जगह पर लिखते जाओ और वो रिजल्ट बार बार रिपीट करो इन आखिरी दिनों में, क्योंकि मैंने फिर कहा ना एक रिजल्ट एक जगह लग गया आपका रैंक में जबरदस्त चेंज आ गया। मैंने क्या कहा, पेपर जैसे ही हुआ मैंने यशवंत से, उसने बोला सर वो क्वेश्चन आ गया फंक्शन और उसका इनवर्स, एक लॉग लिखा था एक एक्सपोनेंशियल लिखा था, मुझे ऐसे ही पता चल गया वो इनवर्स है। इतना आसानी से हो सकता है, बस इतनी सी बात मैंने क्लास में बोली है कि अगर रूट और स्क्वायर दिखे, क्यूब और क्यूब रूट दिखे, लॉग और एक्सपोनेंशियल दिखे तो समझ जाना क्या एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब वो क्वेश्चन इतना आसान हो सकता है। तो आपको पूरे समय अब जो एक चीज पे फोकस करना चाहिए, अगर ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होता हो तो वहां भी करना चाहिए। आप मैक्सिमम फिजिक्स में जैसे सर बोलते हैं केसेस होते हैं, मैथ्स में हमारे रिजल्ट्स होते हैं। हमने कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स याद कर रखे है ना, हमने वेक्टर्स के वो पेज बना रखा है जिसमें हमने वेक्टर्स की सारी मास्टर की कॉन्सेप्ट्स लिख रखे हैं, जिसमें 12 कॉन्सेप्ट्स होते हैं सबसे ज्यादा, उसी पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऐसे हर चैप्टर की कुछ स्टैंडर्ड चीजें और कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली बहुत रेयरेस्ट किसी को याद होती है वो याद करनी है। तो दूसरा काम अपने आप टेबल पे जरूर लिख लेना, आप अपनी कॉपी में अभी लिख के रखो ये बातें, नहीं तो आप घर जाके ध्यान नहीं रखोगे। आप बस इतना ध्यान रख लेना, आपको अब इस समय मैथ्स के लिए जो सबसे ज्यादा करना चाहिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो जो हो सकते हैं वो लिख याद करना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ ये मैंने हमेशा कहा है, आपने देखा होगा पैटर्न पढ़ाने में कैलकुलस में बीच में ब्रेक हो जाता है, 12th को पढ़ाते पढ़ाते डिफरेंशिएशन के बाद फिर क्या पढ़ाया जाता है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स। उसके पीछे कारण क्या होता है पता है, बहुत बड़ा कारण क्या था, ये जब मैंने आज से 5 से 7 8 साल पहले जब भी सोचा, मुझे ऐसा लगने लगा था कि जब हम पूरे साल भर कैलकुलस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मैथ्स ही कैलकुलस है। तो हम मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर्स, 3D इनका वेटेज बहुत कम कर लेते हैं। पेपर दे रहे हो ना आप लोग तो आपको पता है किस वेटेज पर है, मतलब इनको पढ़ने का समय कम देना है लेकिन इनका स्कोर ज्यादा आ सकता है कंपैरेटिवली। आप पाओगे कैलकुलस के मुकाबले वेक्टर्स, 3D, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट इनके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजियर साइड पर है, आपको ज्यादा मार्क्स। हमें ये लगने लग जाता है कि अगर हमने पूरे साल यही पढ़ा है तो सबसे ज्यादा कैलकुलस ही पढ़ना चाहिए, नहीं। तो आप अभी इस बात, वो नो डाउट उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, उसका लेवल बहुत अच्छा पूछते हैं, लेकिन अगर मान लो किसी ने पूरा कैलकुलस छोड़ भी दिया, जनरली ऐसा नहीं होता, पर मान लो पूरा छोड़ दिया तो भी उसका स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है, इवन आफ्टर दैट बहुत अच्छा आ सकता है, क्योंकि बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चंस इसके मुकाबले कई बार आसान आते हैं ना। तो जैसे सर ने कहा डोंट बी फिजिक्स मैकेनिक्स मैनिक, वैसी कैलकुलस के बारे में भी हम ऐसा ना हो जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ वही करे जा रहे हैं। इस समय अब आपको थोड़ा समय किसके लिए देना चाहिए, जो ये 4 चैप्टर्स मैंने जो बोले, वेक्टर्स, 3D, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इनके मिनिमम 6 क्वेश्चंस तो मिलाकर आ ही रहे हैं दोनों पेपर मुझे लगता है ना, तो एक बड़ा वेटेज कवर करते हैं ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अभी 3 दिन से हम इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं है ना, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। इस चीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप जानते हो ना क्या है, आपको हमेशा लगता रहता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये नेचुरल है इस चैप्टर के साथ, हमें हमेशा लगता है कि कोई ना केस तो छूट ही रहा है, शायद कोई ना कोई केस तो छूट रहा है। अगर ऐसा थोड़ा भी डाउट हो तो जबरदस्ती इसके आंसर्स मार्क करके मत आना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम कोई ना कोई केस छूट रहा है हमसे, हम शायद कोई सही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम अपने नंबर शायद गवा देंगे अननेसेसरी, है ना। अगर इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो पूरे फ्री माइंड से कि जब आपके पास थोड़ा समय हो अब सारे केस लिस्ट कर सको। अगर बेस थ्योरम आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से, या जिस पे क्वेश्चन पे आपको पूरा श्योर है कि ऐसे तो मैंने कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे तो बिल्कुल जाना। लेकिन इस पोर्शन पे पीएनसी प्रोबेबिलिटी पर सर ने भी बताया ना, कई टीचर्स ही छोड़ देते पढ़ाना, उन्होंने पढ़ाया ही नहीं अपनी जिंदगी में क्योंकि समझ में ही नहीं आता कैसे पढ़ाना है।
तो वो सच में उस चीज में आपको प्योर अपने लॉजिक लगाने होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन इस पर ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है कि लॉजिक ज्यादा लग रहा है, तो उस समय मत देना, है ना, बाद में आपको मिलता है समय तो आप दो। ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी पे तो फिर भी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ कुछ, एज कंपेयर टू पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस आए, अगर वो किसी थ्योरम बेस्ड है। तो फिर से बात यही आती है कि आपको समझ में आ गया कि वो क्वेश्चन तो लॉजिकल है या किसी थ्योरम बेस्ड। थ्योरम बेस्ड हो तो बिल्कुल तुरंत उसको लेने की कोशिश करो, पर अगर लग रहा है कि कभी बहुत ज्यादा लॉजिकल जा रहा है तो उसके पीछे मत जाना। वो 2021 वाला वो क्वेश्चन, वो एस सेट लिया, फिर E1 सेट लिया, फिर E2 सेट लिया, फिर उससे T1 बनाया, उसको आधी घंटे से पहले सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमने किया था उस दिन सॉल्व, है ना। वो लिटरली वो वैसा ही है। उसके लिए क्या करोगे, आपको सारे एक एक पॉसिबिलिटी पूरी ऊपर से नीचे बना के देखनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे। तो अगर हम ऐसे किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो मान के चलो फिर तो आपका वो पेपर पूरा ही बिगड़ गया। प्लीज प्लीज अगले कुछ दिनों तक अपने आप को ट्रेन रोज करना, और ये जब से पढ़ा रहे हैं तब से बोला है हमने, अपने दिमाग को ट्रेन करके रखो कि जैसे घड़ी में उस क्वेश्चन के लिए अगर 3 मिनट अलॉटेड है और 5 मिनट लग गए तो लालच में मत पड़ना कि अगले 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ये होता है लालच, होता है ना, हमें लगता है बस अब तो ले ही आएंगे आंसर, बस अब तो ले ही आएंगे, और जब घड़ी देखते हो तो पता चलता है 20 मिनट लग गए उस क्वेश्चन में। इस समय अगर ये पेपर में हो गया तो आपके मार्क्स बहुत नीचे आ सकते हैं, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स है ना। सर ने जैसे देवेश का बताया, मैं दमन तक टेकचंदानी का बता रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। 2021 में, मैं उसका नाम भूल गया, उसकी रैंक 600 कुछ थी। 2017 में उज्जवल नाम का स्टूडेंट था, उसकी 600 रैंक थी। कभी नहीं हुआ उसने, बस उस दिन उस पेपर में उसने इतना स्मार्ट रहा, वो इतना स्मार्ट रहा कि बस जो जो आसान थे वो सारे पकड़ लिए। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो 2000 के अंडर कभी रैंक या 3000 के अंडर जैसी कभी उसने परफॉर्म किया, लेकिन उस दिन उसने बस एक ही बात समझ ली, आसान क्वेश्चन पकड़ ली। तो आप बहुत ज्यादा उस दिन इस चीज से, मैं तो कहता हूं ऑब्सेस्ड रहना, कि आपको बस इस चीज का ध्यान रहे कि अब हमने कोई गलत चीज ना पकड़ ली। तो मैंने कहा ना, एक गलत क्वेश्चन इस चैप्टर पे तो हो जाता है, इसके साथ फायदा भी है, जिससे बनेगा ना उससे 1 मिनट में भी बन सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट तो हमेशा जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में आसानी होता है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन होते हैं, और इसका नुकसान भी है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया 2021 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा लेंदी है, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। नेक्स्ट। सर ने भी कहा ना, जैसे फिजिक्स में आप तो सारे क्वेश्चंस पढ़ लो जो बच गए आपके सब्जेक्टिव, वैसे ही मैथ्स में तो खैर मैंने देखा है सब्जेक्टिव जो पुराने पूछे हैं वो आज के क्वेश्चंस के लेवल से तो उतने अच्छे नहीं। पहले के सब्जेक्टिव इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, जो आज के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी बेहतर है। तो जो एक सजेशन है, आज भी मैंने कहा, आप जो जो पेपर देते जा रहे हो, आप पेपर्स, जैसे आपने आज कोई पेपर दिया तो 3 दिन या 4 दिन बाद उसका 50% टाइम में उसी पेपर को वापस देके देखो, एंड देन चेक कि आपका उसी पेपर में क्या स्कोर आता है। 2015 की बात है, मुकेश ने जितने पेपर दिए थे वो सारे वापस 3 घंटे के पेपर 1.5 घंटे में दिए, और उसने फिर देखा कि अब मेरा स्कोर क्या है। उससे उसकी एक्यूरेसी एक्सट्रीम हो गई। फिजिक्स में फुल स्कोर है, बस एक क्वेश्चन उसने छोड़ा था, एक भी गलत नहीं था। 2015 के एक्चुअल पेपर में गॉट 3rd रैंक, उसके 449 मार्क्स थे उस साल, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं गया, एक क्वेश्चन फिजिक्स में छोड़ा था। उसके पीछे बाद में मैंने बात भी की थी, तो उसका एक सिंपल सा कहना था, सर मैंने जितने पेपर्स दिए मैं उन्हीं एक्चुअल पेपर जो पुराने हो चुके थे वो पेपर्स में वापस कम समय में देके देखता था कि मुझसे अब कितने बन रहे हैं और मेरी एक्यूरेसी कितनी। तो मैं जब वापस देता था तो मैं सोचता था कि मेरे से पिछली बार इसमें क्या गलती हुई है, इस बार ये गलती ना हो। तो आखिरी के दिनों में आप बहुत दूसरे नए नए पेपर्स देने की जगह उन्हीं पेपर को कम समय में देने की कोशिश करो कि अब आपको उस पेपर में कितना स्कोर जो आपने पहले दिया था उसके मुकाबले अब कितना आप उसमें स्कोर बढ़ा पाए हो। आंसर याद हो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट था। भले आप उसका सॉल्यूशन मत निकालो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा था। लेट्स सी अब आपने पिछली बार से उसमें कितना
इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, तो अगले कुछ दिनों में ये जरूर करना, जो जो पेपर्स आप प्रीवियस ईयर्स के दे चुके हो वो फिर से अटेम्प्ट करना है ना। नेक्स्ट, ये तो सभी सब्जेक्ट्स में हमारी बात हो चुकी है, इससे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको यही बता पाता है कि क्या पूछते हैं, उनकी सोच क्या होती है क्वेश्चंस में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। इस पे आप लोग बहुत सुनते हो मुझसे, है ना। मैं हमेशा कहता हूं आप कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा लो, कितना भी अच्छा, आपने एक्सेप्शनल मेथड से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सोच लिया और आपका आंसर गलत है, अच्छा आंसर भी सही है, मार्क गलत कर दिया, तो भी कोई मतलब का नहीं। आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हो, लेकिन इस एग्जाम का सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आपका आंसर गलत है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलना और काट लेते नंबर। तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि अभी जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपनी एक्यूरेसी पे जरूर ध्यान दो, है ना। देखो, कोई भी हो, कुछ मार्क्स तो कटते ही है गलत सिली मिस्टेक्स के, वो कोई भी हो, है ना। वो मतलब रेयरेस्ट ये मुकेश ही एक ऐसा एग्जांपल मिलता, उसके भी कुछ तो कटे ही है, लेकिन हाँ जैसे कार्तिक था, उसकी 6th रैंक थी, उसके 296 मार्क्स थे, लेकिन 30 नंबर की उससे भी मिस्टेक हुई। एक तो उसने आंसर सही निकाला पर वहां मार्क गलत कर दिया, एक उसने आंसर जो निकाला उसमें राउंड ब्रैकेट की जगह क्लोज ब्रैकेट या उल्टा जो भी था वो मार्क कर दिया। तो ऐसे मार्क्स बाद में बहुत ज्यादा कॉस्ट करते हैं, ये मार्क्स आपको बहुत पीछे ले जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप कितनी भी एक्यूरेसी मेंटेन कर लो, लेकिन अगर वो 100% नहीं है, और 100% तभी है जब तक वो मार्क्स सही ना होता है। तो इसलिए एक आदत डालनी है ना, जो मैंने शुरू से कही है कि आप जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो तो आप आंसर निकालने के बाद ये देखो कि जो पूछा है हमने क्या वही निकाला है। याद है वो 2019 के पेपर में वो आई जो है इंटीग्रल वाला, कॉस की पावर 5 अपॉन कॉस की पावर 5 प्लस साइन की पावर 5 वाला क्वेश्चन है, उसमें आंसर है 0.5। कितना आंसर है? 0.5। लेकिन जब आई को आई से ऐड करते हैं तो 2i आता है, और 2i होता है 1। अगर i 0.5 है तो 2i कितना था? 1। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि उस 2 को कभी भी वहां मत छोड़ना। ऐसा हुआ है कि 1 सब कुछ सही किया, पूरे 3 मिनट लगा के पूरा आंसर सही निकाला, लेकिन वो 2 वहीं छूट गया। तो फिर ध्यान रखना क्या पूछा है और आपने क्या निकाला है। कई बार P/Q का रेशो पूछते हैं और आप Q/P का रेशो लगा देते हो। आई डोंट नो अभी भी ये आदत हमारी बनी कि नहीं बनी कि हम अपने आंसर के निकालने के बाद उस क्वेश्चन को फाइनली रीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम कई बार बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने जो भी निकाला वो बिल्कुल सही है। प्लीज प्लीज कुछ इससे आपका अगर एक क्वेश्चन भी चेंज हो जाए तो आप सोचो कितना बड़ा अंतर आ सकता है। आपने जो भी फाइंड किया है बस आखिरी बार एक बार उसकी क्वेश्चन में ये देख लेने का उन्होंने पूछा क्या था। ये अथर्व या और भी काफी बच्चे मुझे आके बोले कि सर ये पूछा था मैंने बस ये लिख दिया। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, सभी के साथ है। तो ये मैं वही कहता हूं, आपने अपना सबसे उस समय का सबसे कीमती समय उस क्वेश्चन पे दिया, पर आप अपने आखिरी के 10 सेकंड इसको देने के लिए तैयार नहीं हो कि मैंने से क्या पूछा था क्वेश्चन में। तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लिटरल सी बात है। तो अगर आप 10 सेकंड नहीं देना, आपने 5 मिनट लगाकर जो आपको लगता था कि सबसे और बिल्कुल सही सब कुछ सही सॉल्व किया, लेकिन आपको 10 सेकंड इसलिए नहीं देना क्योंकि वो क्वेश्चन की आखिरी लाइन मुझे क्या दे रखी है वो पढ़ने नहीं है, क्योंकि मेरे 10 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे। बिलीव मी, इन हर छोटी छोटी चीजों से आपके मार्क्स चेंज हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो अब आप आगे करने वाले हो, जितने भी दिन बच रहे हैं, आपने पहले भी की होगी, लेकिन अब आगे के दिनों में करोगे तो उस दिन कुछ चीजें याद रह सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आप बोलो मैं 99% एक्यूरेट हूं, वो 0 ही है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए तो आपका टैलेंट क्या है? आपका मार्क डांसर। आपका मार्क डांसर ही आपका मार्क्स है उनके लिए। तो उसके सब्जेक्टिव में कितना फायदा होता था ना, 10 स्टेप में से 9 सही है तो 9 स्टेप के मार्क्स तो मिलते थे।
10वीं स्टेप गलत है तो ठीक है, वो समझते थे कि अच्छा बच्चे को ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, जब सब्जेक्टिव होती थी तब ये फायदा था। लेकिन अब क्या हो चुका है ना, अब आपकी पूरी 9 की 9 स्टेप सही है, 10वीं स्टेप गलत होने से भी आपके पूरे 0 और 0 नहीं नेगेटिव मार्क्स पहुंच जाते हैं। तो इन दिनों में इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, ये सर ने भी बता दिया, तीनों सब्जेक्ट के लिए ट्रू है ना। मैथ्स में तो मैं भी बहुत क्लियर कह चुका हूँ, क्योंकि सिंस बाकी सब्जेक्ट्स में चीजें याद करने की है, तो मैथ्स की तो सिर्फ और सिर्फ कॉपी रिवाइज करो, और जो पेपर हो रहे हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मुझे अभी लगता है मैथ्स ऐसा समय आ चुका होता है, क्योंकि जैसे सर ने कहा ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री का मेंस और एडवांस में देयर इज जाइजेंटिक डिफरेंस। मैथ्स में आप ऐसा फील नहीं करोगे, हाँ लेंथ हो सकती है क्वेश्चन की, पर कॉन्सेप्चुअली ऐसा नहीं है। आप जेई मेंस का मैथ्स देखोगे और एडवांस का देखोगे, डिफरेंस है, ये नहीं बोल रहा हूं डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो गैप नहीं समझ में आती कि इतनी जाइजेंटिक है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या बिल्कुल कुछ और ही हो गया है। इसलिए अगर मेंस में अच्छा परसेंटाइल था, वहां पे मैथ्स का अच्छा स्कोर है, तो आपको तो सिर्फ कॉपी रिवाइज करनी है और पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ्स को अभी बिल्कुल कट कर लो अभी अपने उससे, कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत रिगरस मत चले जाओ। मैथ्स में क्योंकि कैलकुलेशन होते हैं तो एक लिमिट से ज्यादा वैसे भी उस समय हम बहुत सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब जितने आज कर पाओगे, अगर बहुत प्रैक्टिस कर लोगे इतने 10-15 दिनों में बचे हुए में, तो भी एक आध बढ़ा पाओगे। पर यही चीज केमिस्ट्री में अगर बहुत सारी याद कर लोगे तो हो सकता है 5 क्वेश्चन नए चीजें नए अटेम्प्ट कर सकते। कोशिश करो कि अब बस मैथ्स का जो अभी का समय है वो अभी हमारा नोट्स रिवाइज हो, सारी कॉपी रिवाइज हो, उसमें सारे रिजल्ट रिवाइज हो, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जिस 1-2 चैप्टर में आपको लगता है, जिसकी अब आपको लगता है वो करनी चाहिए, पर अब वैसे भी समय ज्यादा प्रैक्टिस का बचा नहीं है, जो हमें करनी थी हम कर। तो अब आप मैथ्स सिर्फ पेपर से ही प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं दैट्स इट, वो बनना चाहिए, वो आपको वापस कर लेना चाहिए। मतलब हफ्ते में मैथ्स के करीबन 100-150 क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, अच्छे वाले, क्योंकि पेपर में जो पूछे वो अच्छे ही क्वेश्चन हैं, है ना। नेक्स्ट, ये मैंने हमेशा कहा है ना। अच्छा, किसकी, बहुत जेन्युइनली बताना, किसकी आदत है वो क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी पूरा पढ़ता है। मतलब जेन्युइनली बोलना, हर क्वेश्चन में मैं पेपर में क्वेश्चन भी पढ़ता हूं और क्वेश्चन के बाद सारे ऑप्शन भी पढ़ता हूं। जो नहीं करते वो बहुत नुकसान कर रहे हैं अपना, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं। अरे कई बार तो ऑप्शन ही आपको आइडिया दे देता है कि अच्छा इससे सॉल्व करना था। इस साल जो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था, उसके चारों ऑप्शंस ना देखें तो समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। वो 7 + √41/4 की पावर 1/4 ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे, पर आप जैसे ऑप्शन देखते तो आप समझ जाते कि वो जो चारों अंदर नंबर लिखे हैं ना, वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। पर आप बिना ऑप्शन देखे चालू हो जाओ, एक बार देखना, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना कहां जा सकता है, और फिर आप देखते कि अच्छा ऑप्शन में लिखा था तो ऑप्शन ही तो हिंट थी। अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेंडर, अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हो, बिना ऑप्शन के तो आप कई बार यही नहीं समझ पाओगे कि स्टार्ट कैसे लेनी। अच्छा, जो क्वेश्चन था अभी वो जिसमें f' का f(0) का स्क्वायर प्लस f'(0) का स्क्वायर 85 दिया था, वो वाला क्वेश्चन, उसका पहला ऑप्शन था वो तो यूनिवर्सली ट्रू था, उसका तो क्वेश्चन से कोई लेना देना था ही नहीं। मतलब किसी को क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो क्वेश्चन ऊपर लिखा है, वो स्टेटमेंट पहला पढ़ता वही लगा देता, तो 1 नंबर तो फ्री के मिल गए बिना क्वेश्चन का। मतलब उस स्टेटमेंट का ऊपर के क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं था ऑप्शन का। आप सोचो, तो 1 नंबर किस चीज के मिले, सिर्फ ऑप्शन पढ़ने के। आपको क्वेश्चन नहीं आता फिर भी 1 नंबर मिल गए। फिर से कह रहा हूं, 1 नंबर भी बहुत काम का है हमारे लिए। तो ये आदत फिर से प्लीज ध्यान रखना, एग्जाम के दिन भी आप ये मत सोचना कि ऑप्शन पढ़ना इज वेस्टेज ऑफ टाइम। दूसरी चीज, जब आप ऑप्शन पढ़ते हो और आपको जब 2 क्लोज ऑप्शन दिखे तो अपने आंसर को मार्क करने के पहले जरूर ध्यान देना कि अगर इतने क्लोज हैं, आज ही मैंने 12th में पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि 3/2, -1/2 और -1/2, 3/2 इतने क्लोज हो ना आंसर, तो समझ जाना हो सकता है कि आप गलत लगा रहे हो। आप कई बार पाते होंगे कि हमने ये लगाना था और ये जस्ट उल्टा लगा दिया। तो इस चीज की आदत डालना, अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज, इसका मतलब ये कि शायद कोई चीज उल्टी हमसे हो सकती।
ऑप्शंस उस क्वेश्चन के लिए आपको कई बार नंबर अलग से दिलवा सकते हैं। मुझे नहीं पता किसी और सब्जेक्ट में हो सकता है, जैसे फिजिक्स में कई बार डायमेंशन से कुछ चीजें समझ में आ जाती होगी, तो नॉट इन मैथ्स, तीनों ही सब्जेक्ट में आपको ऑप्शंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व, और क्वेश्चन कंप्लीट करते करते ऑप्शन को भी दिमाग में रख लेने का। अच्छा दूसरा, आपकी एक मेथड एक तरह का आंसर देती है, दूसरी तरह से मेथड डायरेक्ट हो सकता है, ऑप्शन में जो चाहिए उसी तरह से आंसर देते है ना। कई बार जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपने साइन से सॉल्व किया तो वो n पाई प्लस की आंसर में आ रहा है, और कॉस से सॉल्व किया तो 2n पाई प्लस के फॉर्म में आ रहा है, तो आपने ऑप्शन देख लिया, तो आपको पहले ही समझ में आ गया कि अच्छा आंसर इस फॉर्म में चाहिए तो मुझे किस डायरेक्शन से जाना चाहिए। तो ऑप्शंस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना ऑप्शन देखे आगे मत बढ़ो किसी भी क्वेश्चन में। जिनमें ऑप्शंस हैं उनमें सारे ऑप्शंस देख लो, है ना। हो सकता है आप ऐसा सोच लो कि अच्छा मुझे ऊपर की चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से सारे आंसर मिल गए। एक क्वेश्चन ऐसा था जेई में कि उन्होंने ऑप्शन ऐसे दे दिए थे जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, वो ए बी सी तीनों कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव थे, या सी ए प्लस बी से बड़ा था, जो भी था। तो एक ऑप्शन था ए प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0, जो भी दिया था उन्होंने, उसका क्वेश्चन से कोई खास लेना देना ही नहीं बचा था। तो दिस कैन बी पॉसिबल, है ना। तो अब आपको ऑप्शंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना अगर आप अभी तक नहीं दे रहे थे तो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये अभी आप कर ही रहे हो फाइनल प्रैक्टिस, अभी जो हम फुल लेंथ पेपर्स दे रहे हैं, है ना। फुल लेंथ अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन से हैं, प्रीवियस ईयर। लेकिन अब अगर नंबर कम बचा है प्रीवियस ईयर का, ऑलमोस्ट सब दे चुके हो, तो 2-3 पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, है ना, सफलता ऐप पर अवेलेबल है, उससे दे दो जो अभी बस। अब मुझे लेकिन ये पेपर्स कब तक देने हैं ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 4 तारीख को एग्जाम है और आप 3 तारीख को भी पेपर दे रहे हो, भूल के भी ये गलती नहीं करना है। और जैसे जैसे आप क्लोज जा रहे हो तो अपने नंबर्स भी भले ही कैलकुलेट करना बंद कर दो, गलतियां देखो भले ही नंबर कैलकुलेट करना बंद कर दो। सर ने भी क्या कहा है ना, हम यही सोचते हैं कि मेरे अभी इतने आए, फिर 10% हम और माइनस करते हैं, फिर लास्ट ईयर के रैंक से कंपेयर करते हैं, है ना। तो अगर उससे आप नेगेटिव हो रहे हो तो करना बंद कर दो कि नहीं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। पर अगर हाँ इससे आपको समझ में आता है कि हाँ चीजें मुझे समझ में आ गया, मैं इस ब्रैकेट में आ चुका हूं, कॉन्स्टेंटली इस ब्रैकेट में चल रहा हूं, तो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए मुझे ये करना है। पर आपको ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं इतना कम तो चल रहा है, मुझसे नहीं होगा, तो फिर वो देखना बिल्कुल बंद कर दो, है ना। तो पेपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 26-27 तारीख तक देना, है ना, जितने और हो सके आपके पास अब पॉसिबल हो चुके हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो आज मैंने कहा ना कि आप कॉपी रिवाइज करो तीनों ही सब्जेक्ट में, जो आपको लगता है कि ये चीज याद नहीं, वो जो चीज याद थी लेकिन अब याद नहीं, वो रिवाइज कर लो। ये सर ने बोला। पेपर चलते चलते मत सोचने बैठना इतना टफ आ चुका है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, टफ पेपर आया, सबको ये लगा कि बहुत ही बुरी स्थिति होगी। मेरा खुद का भांजा है 2020 में, उसने कहा कि मामा बहुत ही पता नहीं क्या होगा, कुछ भी क्या हो गया पता नहीं क्या होगा, इतना बेकार गया है। आज आईआईटी खड़गपुर में है वो, है ना, मैकेनिकल में, तो बहुत अच्छा है। मतलब जिस हिसाब से वो सोच के बाहर आया था कि कुछ भी नहीं हो सकता, और आज वो आईआईटी खड़गपुर मैकेनिकल में है। तो ध्यान रखो कि आपको कई बार ये नहीं पता ना कि मेरा अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, जब तक स्कोर नहीं आएगा। तो ये मत सोचना टफ चल रहा है तो बहुत सब कुछ बिगड़ जाएगा। फिर से टफ आ जाए तो दिमाग को बहुत ज्यादा काम रखना, और बस उस समय सोचना शुरू कर देना कि किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये इजी है, मुझे समझ में आ गया इस पेपर में ये इजी था। 2022 का पेपर देना बचा है कुछ लोगों का, उसमें बस यही कोशिश करना, ये ढूंढ लो कि कौन सा आसान है, आप पाओगे आपका स्कोर, आपकी रैंक बहुत अच्छी हो सकती है उस पेपर। और उस पेपर में अगर आपने 50% स्कोर कर लिया, मैंने बताया ना 50% पे तो अंडर 1000 रैंक थी उसमें, और बल्कि उसमें, है ना। नेक्स्ट, किसी भी सब्जेक्ट के पीछे मत पड़ जाना। मैंने फिर कहा जैसे फिजिक्स है, पहले वो जनरली पेपर में वही आता है, लास्ट ईयर शायद पहले मैथ्स था, इस बार भी मैथ्स ही आएगा। जो भी सब्जेक्ट पहले आ रहा है ये मत सोचने बैठ जाना कि उसका पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा तब दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करूंगा। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, पहले मैथ्स आ गया तो मैथ्स तो एक पूरा करने में कितना टाइम लग सकता है, मैथ्स पूरा करने में कितना टाइम लग सकता है,
समझ रहे हो ना? तो ये गलती ना हो जाए कि हम पहले एक सब्जेक्ट का 100% अटेम्प्ट करेंगे तब दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे, वही गड़बड़ होनी है। उसके 100% के चक्कर में जिसमें जो बहुत टफ क्वेश्चंस थे, आपको पता चला मैथ्स में 2 घंटे लग गए। घड़ी में सेट कर लेना कि इतनी देर मैथ्स, इतनी देर फिजिक्स, इतनी देर केमिस्ट्री को देना है। ये पहले से डिसाइडेड होगा, बेहतर होगा। हाँ, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब ये बात हो चुकी, उनका नेचर भी थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्स का, है ना? थोड़े लंबे क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, तो आपको अगर पूरे 3 मिनट मिले क्वेश्चन के लिए तो 3 मिनट डिवोट करने की कोशिश करना। ऐसा ना हो कि आप ये सोचो मैं आधे मिनट में निपटा दूं। होगा कुछ क्वेश्चन जो आधे मिनट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैं हर क्वेश्चन को 2 मिनट में कंप्लीट कर लूं। मेंस में पॉसिबल होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। एडवांस में नहीं होगा कि आपको हर क्वेश्चन 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मेंस में आप क्या कोशिश करते हो कि केमिस्ट्री आधे घंटे में हो जाए। यहाँ ऑलमोस्ट तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको एक जैसा समय देना होता है, ऑलमोस्ट, है ना? तो ये इन दोनों एग्जाम्स के नेचर से बिल्कुल क्लियर रहना कि वहां पर आपको 2 सब्जेक्ट का समय मैथ्स में लगाना होता था। यहाँ तीनों ही सब्जेक्ट कैलकुलेटिव हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसा मत सोचना कि केमिस्ट्री जल्दी कंप्लीट कर लें, फिजिक्स जल्दी कंप्लीट कर लें, ऐसा हो भी नहीं रहा होगा। आप अभी देख रहे होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ऐसा नहीं है ना? नेक्स्ट, हर क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट 3 मिनट है आपके पास, है ना? तो ये मत सोचना कि कोई 1 मिनट में सारे क्वेश्चंस हो जाएं। जिसके लिए थोड़ा समय दिया हुआ है उसके लिए दो। उपनिषद हमेशा कहते हैं कि शुरू का थोड़ा समय हमारे पास क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए होना चाहिए, ना? क्या होता है, हम बिना सोचे पहली स्टेप लिखना शुरू कर देते हैं। अगर आप बहुत श्योर हो कि पहली स्टेप ये होनी चाहिए तो आप लिखो, लेकिन अगर आप बिना कुछ सोचे उसमें पहली स्टेप लिखना शुरू कर देते हो तो आप 4 स्टेप के बाद समझ पाते हो कि ये तो डायरेक्शन ही गलत चल रही है। तो हो सकता है 10-20 सेकंड देकर आप उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ज्यादा सोच सको। कुछ क्वेश्चंस तो कॉपी में एज इट इज मिल जाएंगे। मैंने अभी बोला कि ये तो आप कॉपी में देख लो, यही का ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऐसी चीज बहुत सारी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा समय सोचने के लिए देना है। तो क्वेश्चन का जो समय मिला हुआ है, ऑलमोस्ट शायद 60 से तो कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, तो मुझे लगता है 18-19 चलते हैं एक पेपर में। नहीं, पिछली बार शायद 54 थे। तो आप मान के चलो 3-3.5 मिनट आपके पास हर क्वेश्चन के लिए है। तो कुछ क्वेश्चन में वो 10 मिनट भी लगेंगे, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है वो 1 मिनट में भी कंप्लीट हो जाए। तो कुछ जगह से बचाने होंगे, है ना? लेकिन अगर 3 मिनट दिए हैं तो आप कोशिश करो कि आप 3 मिनट उसके पूरे दो, अगर वो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग। नेक्स्ट, कितने लोगों को याद रहता है पेपर में क्या टाइम चल रहा है, कितना टाइम हो गया, मतलब मैंने इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं दे दिया, है ना? अगर ये ना कर रहे हो तो फिर गलती है आपकी, है ना? आप पेपर सर्च समय ये याद रखते हो कि नहीं रखते हो कि, या मैं तो इवन इस लेवल पे बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैंने कितना टाइम दे दिया, ये भी मुझे ध्यान रखना चाहिए। भले एग्जैक्ट टाइम ना हो, लेकिन आपको ये पता चले कि ज्यादा दे दिया। फिर वही होगी गड़बड़। आप 10 मिनट के बाद ये सोचोगे कि पीछे पलटा, मतलब आपने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्लिक किया और वो इतना आसान था, लेकिन टाइम ही नहीं बचा आप तो करने के लिए, उसका कैलकुलेशन ही नहीं बचा, है ना? तो आपको अपनी क्लॉक पे मतलब कंसिस्टेंटली टाइम देखते रहना होगा कि कितना टाइम बचा है। फिर से ध्यान रख लो, कई लोग आपसे पीछे रह जाएंगे और कई लोग आपसे हो सकता है आगे निकल जाएं क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट है। और आप क्यों आगे निकल जाओगे? क्योंकि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हो सकता है कुछ चीजें उनको किसी और को आपसे ज्यादा याद हो, लेकिन आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो बिकॉज आपने कुछ बातें सीख ली है कि एग्जाम कैसे देनी है। इस एग्जाम के लिए इतने सालों में हमने समझ लिया है कि सिर्फ एग्जाम आने से नहीं होता, आपको समय किन बातों का ध्यान देना है, अगर वो दे दोगे तो चीजों में चेंज आ सकता है ना? तो टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब जो भी समय बचा है, आई होप इतने समय से आप काफी लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन अब आगे याद रखना और भी जो पेपर है और उस दिन एक्चुअल पेपर के समय भी आप टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लंबा समय ना लग जाए। नेक्स्ट, कुछ कुछ बातें ध्यान रखना, है ना? वो नर्व्स को कूल रखना बहुत जरूरी है ना? शुरुआत के 5 मिनट डर रहता है, सच है, उसको कोई हटा भी नहीं सकता। आप कितना भी सोच लो, एक दिन पहले आपको नींद बहुत कम आएगी, कुछ को आती ही नहीं है, ये सच है, ये होता ही है। कारण
2 साल से पढ़ रहे हैं, जिस जिस चीज से हमारा पूरा आगे की लाइफ डिसाइड होने वाली है वो कल है, तो कल कैसा जाएगा, है ना। तो बहुत क्लियर रखो एक बात दिमाग में, मुकेश शायद सर ने कभी एग्जाम्पल बताया, उसने एक ही कहा था, मैं जिस चीज के लिए तैयारी कर रहा हूं वो दिन आ गया, तो ये तो सबसे बड़ा एंजॉय करने वाला डे है, मैं तो इसी के लिए पढ़ रहा था, तो ये तो डरने का क्यों दिन है, ये तो एंजॉय करने का दिन है, तभी तो उसका पेपर शायद सबसे बढ़िया उस दिन रहा। उसने सीधे कहा कि सर ने पूछा था कि अब तो थोड़ी घबराहट हो रही होगी सर, बोले सर जिसके लिए तो सोचा था वही दिन तो आ गया। जैसे मान लो कहीं घूमने की जाने की इच्छा हो, आप कहीं बहुत कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, तो जिस दिन जाना होता है वहां डर थोड़ी रहता, कितना एक्साइटमेंट रहता, कल वहां जाना है, कितना मजा आएगा, यही सोचो, यही तो आपने सोचा था कि इसी दिन के लिए, तो ये दिन ही तो है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, आ गया वो दिन, तो फिर कोई डर की बात नहीं। बिल्कुल मत घबराओ, आप लोग अच्छे प्रिपेयर्ड हो, है ना। आप जो भी करके आओगे, आप 4 साल बाद अपने आप को देखोगे ना, तो आप यही पाओगे कि हमने उस समय जो मेहनत की ना, उससे हमें आज जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है ना। नो, डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद कि मुझे इतनी रैंक चाहिए, इतनी, देखो मैं ये नहीं बोलता कि अच्छे रैंक नहीं आना चाहिए, पर आप पेपर के पहले बार बार सोचते हो ना, तो उससे बहुत नुकसान होता है, आप सिर्फ उसी बारे में सोचते हो। फिर सर ने क्या कहा आखिरी में, सबको क्या बनना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, है ना। अभी तो मैं जिससे सुनता हूं कार्तिक 6th रैंक, सी, उसने तो खुद इंटरेस्ट उसका था इंजीनियरिंग फिजिक्स में, इंजीनियरिंग फिजिक्स में रिसर्च करनी थी, वो क्या चला गया ट्रेडिंग में, है ना। ध्रुव अरोड़ा सीएस लिया, कहां जा रहा है, एम्स्टरडेम, फिर से कहां पे, ट्रेडिंग में। अंजलि राय एचएसबीसी बैंक में, किसमें, ट्रेडिंग में। मतलब मैंने अभी तो जिसको देखता हूं वो सब वही है, और आप किस रैंक से लेते हो उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो बहुत ज्यादा इससे ऑब्सेस मत रहना। ऑब्वियसली हम जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, इसमें मना नहीं है ना, लेकिन पहले मत सोचो, आप तो ये सोचो कि उस पेपर में हम सबसे बेस्ट करके आए, फिर जो रैंक आएगी वो आएगी, एक्सेप्टेड है हमें, है ना। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बोल दिया। नेक्स्ट, इसी का फोटो लगा है ना, जो उसने लाइन बोली है, और सच में इसी हंसते हुए चेहरे के साथ बोली थी कि जो दिन चाहिए था वो आ गया, तो फिर अब डर वाली बात तो तब तक थी जब तक पढ़ रहे थे, अब तो कोई डर ही नहीं है कल के लिए। हाँ ठीक है, वो बोली पहले थी, पेपर में वो भी कांपा था थोड़ा, है ना, ये सच है, उसके हाथ ऐसे ऐसे शुरू के 5 मिनट बहुत कांपे थे, लेकिन वंस जब पेपर स्टार्ट हो गया ही अंडरस्टूड की ठीक है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, तो वो सारा डर खत्म हो गया, तभी तो इतना परफेक्ट स्कोर लाया ना शुरू, नो डाउट। वो आप, हम कितना भी बोल रहे हैं, आपको आखिरी में फेस करना है वहां जाकर, और मैं जानता हूं, जैसे मैं भी पेपर लेके बैठ जाता हूँ ना, जब जैसे मान लो मेंस के पेपर हुए, एडवांस के पेपर हुए, तो मैं भी कुछ टाइम लगा के बैठता हूँ, तो मुझे भी घबराहट होती है समय, लेकिन वो शुरू के 10 मिनट तक रहती कि नहीं, फिर जब एक बार वो स्टेबल हो जाता है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं, हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ठीक है अब टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी यही सोचना, शुरू के 10 मिनट हैं, 10 मिनट शुरुआत के हमें थोड़ा डर लग सकता है, उसके बाद चीजें बहुत स्मूथ पेस से चलने वाली है ना। तो डर होगा, लेकिन शुरुआत के ऐसा ना हो कि शुरू के 2 क्वेश्चन ना बने और आपने उसी समय एक वर्डिक्ट दे दिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी नहीं आता और मुझसे कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, शुरू के 10 क्वेश्चन ना बने तो भी हो सकता है आप आईआईटी में पहुंच जाओ। अभी सर ने बताया ना कि बच्चे के मैथ्स में 9 नंबर थे, 124 का था शायद, उसमें से 9 नंबर थे मैथ्स में, फिर भी आईआईटी में, तो हम उसको क्या मानेंगे जिसके हम 124 में से 9 नंबर वाले, तो हमारे लिए किस लेवल का है, और आईआईटी में है, और 4 साल बाद वो जहां होगा आप देखना वो बहुत ही अच्छा जगह। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आप को समझा के रखो, और अभी से समझा के रखो कि शुरुआत के कुछ क्वेश्चन ना आने से आप ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि शुरुआत में आप थोड़े डरे हुए हो, इसलिए शायद नहीं बन रहे। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो पेपर के दौरान बी फियरलेस, है ना, जो आता है बस उतना सही करके आने की कोशिश करना। नेक्स्ट, अभी कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं, अपनी बात हो चुकी है, अभी तो जो हो चुका उसी को करते जाओ, जो स्ट्रांग है उसी को स्ट्रांग बनाते जाओ। ऐसा नहीं कि अब आप वापस जैसे आज तक
पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा ही नहीं और अब लग गए उसके पीछे, तो ये मत करने की कोशिश करना भूल के भी, ये नहीं करना है ना। अब जो आता है उतना करना है ना। हमारे पास तो क्लियर है, आईआईटीज में जाना है, 10,000 रैंक पे भी आईआईटी मिल जाती है ना। आप 100 के अंडर जाना चाहते हो, 500 के अंडर जाना चाहते हो, 1000, 10,000, इन सब पे रैंक मिलती है। और 10,000 रैंक लाने के लिए आपको अभी पिछले साल तो कितने परसेंट की जरूरत थी, सर ने बताया 100 नंबर चाहिए थे, 360। तो अभी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नए टॉपिक्स अब जो आपके करे हुए उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश। हाँ ठीक है, सर ने कहा ना कि जब हम दोनों एक ही जगह पर एग्जाम दे रहे थे, मैं और उपमन्यु सर, हम दोनों साथ ही स्कूल में पढ़े 11th 12th में, उन्होंने कई कहानियां भी सुनाई होगी है ना, क्या क्या कहा, हमने क्या क्या किया, तो साथ में पढ़े। तो सच बात थी, हम लोगों को मतलब जैसे ऐसा था कि जब हम एग्जाम, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब एग्जाम देने गया तो मुझे कुछ बहुत खास चीजें पता नहीं थी, जैसे इतनी सारी चीजें, ये तो दूर की बात है। हमें तो जैसे सर ने बताया ना कि हमें टॉपिक पढ़ाते समय भी वही नहीं बताते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसी चीज का विजन क्या हो कुछ भी नहीं था। और उस समय तक आईआईटी की जेईई की प्रिपरेशन इंदौर में तो कुछ ऐसा कभी माहौल था ही। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर हम अपना बेस्ट शॉट दे देते हैं उस दिन, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो जितने सुन रहे हैं जो इस हॉल में हैं अपना बेस्ट शॉट दे देंगे। और अगर आपको थोड़ा भी दिमाग में लगता हो कि नहीं ये मेरा बेस्ट शॉट नहीं था, तो हम हमेशा इस चीज को बच्चों को बोलते हैं कि डोंट कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट कि आज से 4 साल बाद आपको ये लगने लगे कि काश सिर्फ और सिर्फ 1 साल और होता मेरे पास तो मैं वो कर लेता। आज करण वर्मा जो स्टूडेंट था, उसने जब पहली अटेम्प्ट में दिया था तो उसके मेंस में 360 में से 72 नंबर थे, और जब दूसरे अटेम्प्ट में उसने एडवांस दी तो उसकी 504 रैंक थी। तो दिस कैन बी द डिफरेंस है ना। तो वो दिन सबसे बेस्ट हो इसलिए हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर वो दिन बेस्ट ना हो तो हम इस चीज के लिए भी हमेशा बोलते हैं बच्चों को, क्योंकि हमें पूरी तरह से पता रहता है कि आपने एक लेवल तक कर ली, बस थोड़ा सा जंप की और जरूरत थी आपको, उस जंप के लिए थोड़ा समय और चाहिए था। तो शायद अगर वो ना मिला, वो टाइम ना मिल पाया था, तो हम तैयार रहें। जिसको भी ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा अटेम्प्ट और बेटर होता है ना, तो आपको पता होगा कि जो रेशो है वो 50-50% है आज की तारीख में फ्रेशर और ड्रॉपर्स का। तो अगर थोड़ा भी हमें लगे एग्जाम के बाद कि अगर हम थोड़ा सा और कोशिश कर सकते थे, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो एक कोशिश उसके बाद देनी ही चाहिए। समराइज करते हैं लास्ट के दिनों में, जो आखिरी दिन है, वो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज करनी चाहिए, रिवाइज नोट्स रिवाइज करना चाहिए। जो पेपर दो उसके लिए जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, हम लोगों ने जो जो आपको बातें बताई उन चीजों पे ध्यान दो है ना। और अननेसेसरी थॉट्स मत लाओ दिमाग में, अब तो पॉजिटिव थॉट्स लाओ कि खत्म होगी फिर छुट्टियां ही छुट्टियां। कितना बड़ा पॉजिटिव है यार, 2 साल से लगे हुए हो, कितने पागल हो जैसे। अच्छा कुछ और सोच ही नहीं पाते हो, मोबाइल ही नहीं चला पाते हो है ना, क्यों रुपेन है ना। गुरुकुलम ने तो बिल्कुल रोक ही दिया था 2 साल से है ना। तो फिर तो अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस सब झंझटों से भी दूर हो जाओगे। ये तो कितना पॉजिटिव, वो दिन गया, उसके बाद कुछ और सोचना होगा क्या, फिर तो फ्री। बच्चे आते हैं हमारे पास कि सर, हमने पूछा क्यों आए, तो सर वो घर पे टाइम ही नहीं बीत रहा था, आ गए आपके पास। लिटरली ऐसा होता है कि सर घर पे कोई टाइम ही नहीं जा रहा था, क्या करें, सुबह उठते मम्मी डांटती ही नहीं कि पढ़ो क्योंकि अभी तो रोज बोलेगे, वहां जाओ तो कोई मम्मी कोई कुछ नहीं, क्योंकि सब तो कर लिया, अब कुछ नहीं है। लिटरली जैसे आपकी 4 जून को एग्जाम हो जाएगी, 1 अगस्त से कॉलेज खुलेंगे, जून और जुलाई पूरा 2 महीने लिटरली जीरो होते हैं, कुछ भी नहीं करने के लिए होता है हमारे। तो इससे बड़ी पॉजिटिविटी क्या रख सकते हो आप, ये रखो अपने दिमाग में यार, कितना बढ़िया है ना, ऐसा कुछ सोच के चलो। तो पॉजिटिव सोचो, इस समय तो बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जितना आप कर चुके हो उस पर अपना विश्वास रखो, और हो सकता है आप कोई एक्सेप्शनल रैंक के साथ उस दिन खड़े हो, है ना। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज हुआ है ना। जो रैंक आएगी उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ना है ना। चलो ऑल द बेस्ट बच्चों।